चलिए अब एक खास चर्चा की बात करते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसे अक्सर आराम का समय माना जाता है, लेकिन कई बार ये नई शुरुआत का एक मौका भी बन सकता है। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद करियर की प्लानिंग। क्या आप जानते हैं कि अब रिटायरमेंट का मतलब हमेशा काम से छुट्टी नहीं होता है। कई लोग इस मोड़ पर नया पेंशन के लिए प्रबंध करते हैं, नई पेंशन प्लान खोजते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, कंसल्टिंग शुरू कर लेते हैं या फिर पार्ट टाइम नौकरी भी चुनते हैं। कुछ लोग तो अपनी खुद की जो है छोटा मोटा बिजनेस भी अपना खुद का वो शुरू कर लेते हैं। अब इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर बात रखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो रिटायरमेंट के बाद नौकरी करने की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस होती है? किन सेक्टर्स में सीनियर सिटीजन्स के लिए अब अवसर हैं? पैसों के साथ साथ मानसिक संतुलन और सामाजिक जुड़ाव की अहमियत आखिर क्या होती है? क्या ऐसे काम चुनें जो पेंशन से जुड़े या केवल आर्थिक ज़रूरत को ही पूरा करें? और सबसे ज़रूरी, ऐसी नौकरी या काम कैसे चुनें जो आपकी उम्र, सेहत और अनुभव के अनुकूल हो? इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं और हमारे साथ जो है खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और इन्हीं से तारुफ भी कराएंगे। आदित्य नारायण मिश्रा, एमडी सीईओ सीएचआर सर्विसेज, विनायक सप्रे, फाइनेंशियल कोच, डॉक्टर प्रतिभा जैन, सीईओ एजी अब्रॉड कंसल्टिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो प्रतिभा जी, वॉरेन बफेट भी रिटायर हो चुके हैं, हालांकि वो अपने फर्म के चेयरमैन बोर्ड पर तो हैं, कमाई तो उनकी जारी है। खैर, उनकी कमाई की तो हम क्या ही बात करें, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सीख तो आपको कहीं से भी मिल जाती है और आजकल का दौर तो ऐसा है प्रतिभा, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के फंडे रिटायरमेंट को लेकर आए दिन सुनते रहते हैं। कभी फायर हो जाता है, कभी अर्ली रिटायरमेंट हो जाता है। मूल बात यही है कि रिटायरमेंट जो है आज की तारीख में एक ऐसा ही शब्द रह गया है जहां पर आप एक नौकरी छोड़ रहे हैं, आप नौकरी छोड़ रहे हैं, आप वो नौकरी में 60 साल तक नहीं रुकना चाहते हैं। क्या हमारा समझना सही है? क्योंकि इस रिटायरमेंट की फेज जिसको हम अभी चर्चा हम कर भी रहे हैं, इसको हम सेकेंड इनिंग के तौर पर भी देख रहे हैं। उसको हम एक एंगल उसका हम वैसे भी ले रहे हैं। सेकेंड इनिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा सही बैठता है जो मेरे ख्याल से 60 के बाद कुछ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट एज अ फिनोमिना, प्रतिभा, कितना बदला है इन रीसेंट टाइम्स? रिटायरमेंट एकदम बदल गया है क्योंकि आज 60-65 साल के लोग अपने आप को ओल्ड नहीं समझते हैं। वो इनफैक्ट आई फील कि रिटायरमेंट एज अब कुछ रही नहीं गई है, क्योंकि दे आर एक जैसे होता है ना, तब उनमें डिसिप्लिन आ जाता है, उनमें काम करने की लगन होती है, इंटेलिजेंस होती है। एक एक जो यूथनेस जो हमें एक फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो एक्चुअली 60 प्लस में सबसे ज़्यादा होती है। उनमें एक नई ऊर्जा होती है कि भी अब उनको समझ में आता है कि वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को और खुद को कैसे चेंज करना है। तो जो सेकंड इनिंग्स है, जो पहले लगता था कि स्लो एंड स्टेडी कुछ काम कर लो, अब जो एटलीस्ट जो हम लोग जो मिल रहे हैं वो और भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अब खाली पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, एक फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं। एक जो पुराने एक शौक है या एक मन में एक चुभन सी रह जाती है, यार पैसा तो बहुत कमा लिया बट कुछ किया नहीं, एक इम्पैक्ट करने की एक इच्छा होती है। तो आज की तारीख में जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, जो एक गवर्नमेंट ने एक बनाया है एक रूल कॉर्पोरेट का, वो एक इतना बड़ा एक कैनवस बन गया है जिसमें लोग अपना हुनर, अपना तजुर्बा, अपनी इंटेलिजेंस, जो भी उन्होंने इतने सालों के काम से जोड़ी है, उसका सही उपयोग हो सकता है और इम्पैक्टफुल उपयोग हो सकता है। चाहे वो आज हम देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल में मैं गई, वहां पर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, 3 थे, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, एक रिटायर्ड आर्मी के थे और एक रिटायर्ड फार्मा कंपनी के थे। एंड तीनों बखूबी काम कर रहे थे और इतनी एफिशिएंटली वो हॉस्पिटल चल रहा था कि मन कर रहा था, वाह! ये काम हुआ ना। तो ये अब रिटायरमेंट की जो सेकंड इनिंग्स है, समटाइम्स कैन बिकम रियली फुलफिलिंग। पहले अपने बहुत मजबूरी में काम करते हैं,
पैसे के लिए करते हैं, एक रिस्क लेने की एक हिम्मत नहीं होती है। अब फ्रीडम भी है और अपॉर्च्युनिटी भी है और इज्जत भी फ्रीडम है। है, मौका है और आपका तजुर्बा भी है जो यहाँ पर बहुत लोगों के काम आ सकता है। लेकिन विनायक, ये हर किसी के केस में संभव नहीं है। हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में हर तबके का इंसान रहता है और हर तरह के इकोनॉमिक स्टेटस के दर्शक की हम बात कर रहे हैं। अगर जो आपने प्लानिंग कर रखी है अपने रिटायरमेंट के बाद की, तब तो आपको पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अधिकतर समय यही पाया गया है विनायक, जहाँ पे रिटायरमेंट बस एक जुमला ही रह जाता है कि सुकून भरा है। आधी ज़िंदगी तो उन्होंने लोन काटते काटते चुकाने में जो है वो निकाल दी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी में निकाल दी है। हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि 60 की उम्र तक भी आपके ऊपर लोन रहता है, आपके ऊपर कर्ज रहता है, कुछ नहीं तो घर तक नहीं बना होता है बहुत सारे लोगों का, उसको लेकर भी एक पर्सनल लोन चल रहा होता है। हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है जो वो अपने कामकाजी जीवन का अनुभव का इस्तेमाल करके 60 साल के बाद नौकरी करना चाहे। कई लोगों के लिए विनायक ये विवशता होती है क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है और क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, उनको इस तरह जीना पड़ता है। आपने सही बात कही और ये एक्चुअली बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया आज इस विषय के लिए। तो ये एक्चुअली बहुत गंभीर विषय है। इनफैक्ट ये कल की बात है, हम लोग एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने 60 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी कर्ज लदा हुआ है उनके ऊपर, और उनका एक बेटा है जो बाहर है, नौकरी में है। तो कहीं न कहीं वो एक तरीके से डिपेंडेंट है। उसका एक कारण जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कविता के, हमारे पहले की पीढ़ी, और मैं जब बात कर रहा हूँ हमारे पहले की, मतलब हम या आज जो लोग 60 साल के हैं, 60-61 साल के हैं, उन्होंने ना अपने उनके पहले की जो पीढ़ी थी, उनको इस तरह से जूझते हुए नहीं देखा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा नहीं था, उनके एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा नहीं थे, महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से जब ये खर्च कर रहे थे, तब उनको अंदाज़ा नहीं था शायद कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ आ सकता है भविष्य में। तो अब इस वजह से आज भी उनके लिए नौकरी करना एक मजबूरी का सबब बन चुका है, और ये कारण है कि उन्होंने अगर वो पहले थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की होती, क्योंकि पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में शिक्षा का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो शायद उन्होंने कभी प्रोविज़न नहीं किया होगा अपने बच्चे के लिए जब वो पढ़ा रहे थे, कि आगे भविष्य में शायद ऐसी मुसीबत आ सकती है। तो इस वजह से भी उनको आज मजबूरी है कि वो नौकरी करें, और जो उनके कर्ज लेके रखे हुए हैं उन उसका निपटारा करने की भी उनको आवश्यकता है। तो नारायण, अब इस पूरी चर्चा को हम दूसरे पहलू पर भी लेकर जाना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि नौकरी के क्या-क्या विकल्प आपके पास मौजूद रहते हैं। एक तो वो शख्स जो कि 60 के बाद सामाजिक जुड़ाव के लिए नौकरी करना चाहता है, जिसके लिए पैसा प्राथमिकता नहीं है, ठीक है? उनके लिए एक तो किस तरह की नौकरियाँ। दूसरा, वो शख्स जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसकी दिक्कतें विनायक जी ने भी हाईलाइट की हैं, उन्हें किस तरह की नौकरियों के विकल्प जो हैं वो मिलेंगे 60 के बाद? देखिए, ये जो रिटायरमेंट एज हम 60 साल का मानकर चलते हैं, ये सब जगह में, सब क्षेत्र में ये अप्लाई नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई 50 साल में रिटायर कर लेता है, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 65 साल के बाद भी रिटायर नहीं कर पाते हैं, वो फाइनेंशियल रीज़न के वजह से। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो जो लोग 50 साल में मान लीजिए रिटायर कर रहे हैं, उनका हालात कुछ अलग होते हैं। एक हो सकता है कि स्किल सेट्स अभी रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, या रिटायरमेंट उनके ऊपर थोप दिया गया। तो उनको कैसे ज़िंदगी अभी बितानी है, वो एक तरह का चैलेंज है। वो नए स्किल्स को एक्वायर कर पाएँगे, कुछ ऐसे मीनिंगफुल जॉब्स ले पाएँगे, या किसी ने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया, बोला कि 50 साल हो गया, मेरा जितना फाइनेंशियल फ्रीडम वो मिल गया है, अभी मैं अपने टर्म्स में फ्रीलांसिंग करूँगा, या सोसाइटी को कुछ
मैं रिटर्न बैक करूंगा, मेरा जो अपना स्किल्स है उसके बेसिस पे मैं कुछ लोगों को पढ़ाऊंगा, कुछ लोगों का स्किल्स पढ़ाऊंगा, वो सेकंड कैटेगरी हो गया। और जो थर्ड कैटेगरी है, वेरी लार्ज कैटेगरी, जो 60 साल में प्रॉपरली उनको रिटायरमेंट हो गया है, वो शायद सरकारी नौकरी करते थे या बेसरकारी नौकरी में थे, जो भी हो, उनको अभी अपना जिंदगी चलाना है। तो एक तो है आपने जैसा बताया कि सोशल नीड्स होता है, मीनिंगफुल रहने के लिए, लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारे कंसल्टिंग असाइनमेंट्स रहते हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी रहते हैं, टीचिंग अपॉर्चुनिटी रहते हैं। तो वो एक कैटेगरी हो गया। और एक कैटेगरी जो है कि लोगों को कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम उनका आया नहीं है, जैसे विनायक जी ने बता रहे थे कि उनके ऊपर और कर्जा है या उनका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है, वो और सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उनको कुछ जॉब्स लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो कंसल्ट लास्ट पॉइंट एक मैं बताना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए कोई आपका एज की कोई एंट्री लेवल एज का क्राइटेरिया कुछ नहीं रहता है। आपके दिमाग में आइडिया रहना चाहिए, आपका एजिलिटी रहना चाहिए, बिजनेस का एक्यूमेन रहना चाहिए, कुछ बिल्डअप करने का वो जोश अपने अपने पास रहना चाहिए। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं देख रहा था, किसी ने 91 इयर्स ऑफ एज में एक बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, और अभी उनका अभी एज 98 ईयर्स है। मतलब इतना उनके अंदर उतना डिटर्मिनेशन है, पैशन है कि वो बिजनेस भी कर पा रही हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन दैट कोई भी 60 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का करियर भी बना सकता है। तो मैं ये 5 डिफरेंट टाइप का ऑप्शंस में देख रहा हूँ सामने। ठीक है विनायक जी, अब इसमें से प्रैक्टिकली कितना अपनाया जा सकता है, और दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू, पैसों पे कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? उन लोगों को मैं छाट दे रही हूँ जिनके लिए पैसे प्राथमिकता नहीं है 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद, लेकिन जिनके लिए है वो इस रास्ते पर अगर चले, क्योंकि जोश भरपूर है अपने पास, ठीक है, रोड मैप नहीं है और पैसे की जरूरत है। विनायक जी। जी उसमें देखिए, एक तो ये है कि कुछ चीजें हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल का खर्चा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्पेशली जब आप उन लोगों की बात कर रही हैं उनको आपने अलग छाट ही दिया कि जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम बिताना है, तो जिनको लेकिन पैसे की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए उनको अपने खर्चों पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, जो बड़ा दुखद है। ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होगी उनके लिए। और ऐसे में अपने जब खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसमें मेन खर्चा उनका जो मुझे जो दिखाई देता है कि 60 के बाद अगर वो अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, तो जो मेडिकल के जो खर्च हैं वो कुछ हद तक शायद कम हो जाएंगे। और क्योंकि जो दवाइयों का खर्च है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उस पे अपना कोई कंट्रोल है नहीं। आइडियली अगर उन्होंने पहले से मेडिकली इंश्योर्ड है तो नथिंग लाइक दैट, उससे काफ़ी उनका खर्च कम हो सकता है। बाकी जो रिटायरमेंट के बाद के खर्चे हैं वो खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, अगर पेंशन मिल रही है तो काफ़ी हद तक वो कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर पेंशन नहीं है, ऐसे में उनकी डिपेंडेंसी उनके जो भी उन्होंने बचा के रखे हुए हैं उस पे है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने अक्सर देखी है, इवन मुंबई जैसे शहर में भी, कि लोग लिक्विडिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। 60 साल के बाद जैसे-जैसे मैं तो कहता हूँ कि 50 के बाद जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए, 50 के बाद आपको फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए ज़्यादा, बजाय रियल एसेट्स में रखने के। ताकि जब ज़रूरत पड़े, तब वो पैसा आप पार्शियली निकाल सकें। फाइनेंशियल एसेट की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि आप पार्शियल विथड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फाइनेंशियल एसेट का। तो पोस्ट रिटायरमेंट जब आप डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी उस पैसे का ऐसा सदुपयोग करिए
कि एक तो खर्चों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो दुखद है, लेकिन दूसरी चीज़ कि जो उस पैसा इस तरह से रखें कि वो आपके समय में काम आए। अपने दिमाग को और अपने शरीर को एक्टिव रखें, ताकि आप बीमारियों से ज़्यादा जितना अधिक से अधिक दूर रह सकते हैं, उतना रहे, क्योंकि वो जो एक खर्चा है, उस पे अनफॉर्च्यूनेटली दुर्भाग्यवश किसी का कोई कंट्रोल है नहीं। बिल्कुल। 60 के बाद अपनी हेल्थ का आपको ख़्याल रखना और अपनी हेल्थ से जुड़े निवेश में बने रहना, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम तरह की सुविधाएँ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो चर्चा में सामने निकल कर आई है, वो है अपग्रेडिंग और अपस्किलिंग। प्रतिभा, कितना महँगा होता है अपने आप को अपग्रेड करना और अपस्किल करना? ज़रा बताइए। मेडिकल खर्च भी हमारे पास है। जोश हमारे पास बहुत ज़्यादा है प्रतिभा, लेकिन जोश से घर नहीं चलता, ठीक है। अब आप तीनों एक सुर में कह रहे हैं कि अपग्रेड करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए, क्योंकि आपने भले ही 60 साल में एक क्लर्क की नौकरी की है, 60 साल के बाद अगर उसमें भी फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे तो इनोवेशन की ज़रूरत होगी, है ना? कितना सस्ता और कितना महँगा होगा? दोनों चीज़ें हैं। कई कोर्सेज़ फ्री भी हैं। अगर कोई ऑनलाइन सीखना चाहता है तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज़ ऑनलाइन दे रहे हैं। एआई कैसे आप हर डिसिप्लिन में ऐड कर सकते हैं, तो बहुत कोर्सेज़ फ्री भी हैं। पर उसके लिए आपको फ्री लगता है कि बड़ा आसान होता है, पर उसमें बहुत लगन और डिसिप्लिन से सीखने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा एक नई चीज़ उभर के आई है, जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस है, आईआईटीज़ ले लीजिए, आईआईएम्स ले लीजिए, जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सबने एक नई चीज़ 3 वीक्स, 3 मंथ्स का नया एक शुरू किया है दौर, व्हिच इज़ अपग्रेडिंग फॉर एग्ज़ीक्यूटिव्स। 20 साल के ऊपर जिन्होंने काम कर लिया है, वो लोग अपने आप को अपस्किल करने के लिए रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं, 3 हफ्ते का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा विकल्प हर एक इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, जो अपस्किलिंग में इतना महँगा भी नहीं है, और आपके जैसे लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, तो आपको बहुत मोटिवेशन होती है दैट ओह! इतना मुश्किल भी नहीं है। दूर बैठ के थोड़ा मुश्किल लगता है, अरे यार! एआई कैसे सीखूँ? बट जब आप दूसरों को देखते हैं तो एक आसान लगता है, एंड प्रोफेसर्स के सामने-आमने बैठने से बड़ा एक ईज़ी मेथड ऑफ अपस्किलिंग हो गया है। तो उसके बाद आप ऑनलाइन सीखते चले जाइए, और मैं तो कहती हूँ रिटायरमेंट के पहले ही ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हर साल आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन सीखने की अगर आदत पड़ जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद ये मुश्किल नहीं होता। जैसे हम और चीज़ों की प्लानिंग करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, ऐसे लर्न टू लर्न ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से स्किल है, जो जितने यंग उम्र में आदत डाल लीजिए ऑनलाइन लर्निंग की, फिर ये बहुत सस्ता है, फ्री भी है, बट उसमें लगन और एक स्किल की ज़रूरत है। लर्निंग टू लर्न अगर ये आदत पड़ जाती है, देन आई थिंक दिस इज़ अ सेफ्टी नेट फॉर ऑल रिटायरीज़। आप कुछ भी सीखते सकते हो इस वक़्त ऑनलाइन जाके, बट एक एटीट्यूड जो है, वो होना ज़रूरी है। और सेकेंडली एक दफ़ा स्किल हो गया, इस वक़्त गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉलिसीज़ निकाली हैं, जो एक सेकंड प्रॉपर आपको एक इनकम देती है। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। इस वक़्त पहले होता था कि भी पीएचडी की ज़रूरत है। आज प्रोफ़ेशनल्स जिनका 20 साल से ऊपर तजुर्बा है, वो पढ़ा सकते हैं अपने डिसिप्लिन में। एंड ये एक रेगुलर इनकम जनरेट करती है, और स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब अच्छा पैसा देते हैं आपके आपके हुनर के लिए और आपकी स्किल के लिए पढ़ाने में। एंड ये एक प्रॉपर लेक्चररशिप की पोज़ीशन है, तो उसमें एक सिक्योरिटी भी है, रेगुलैरिटी भी है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट एक रेगुलर इनकम आप बाँध सकते हैं। ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, आज या जितने यंग लोग होते हैं जो आपके सेक्टर को जॉइन करना चाहते हैं, वो भी आपसे सीखने के लिए आपको पैसे देने को तैयार है। तो आप अपने हुनर और अपने एक्सपीरियंस को आप अगर मेंटरशिप कंसल्टेंट भी बनाएँ, तो भी उसकी एक बहुत ज़्यादा कीमत भी है, और एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बंधे हुए नौकरी ही ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है, तो आपके पास बहुत विकल्प हैं।
आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसके तो बहुत ही बट अपस्किलिंग के लिए आप आईआईएम्स, आईआईटीज सब ने शुरू कर दिया है, हर कॉलेज शुरू कर रहा है व्हाट वी कॉल कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग एक स्पेशल एज ग्रुप के बाद ही आप वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और ये चलन अब नया शुरू हुआ है, पर मैं देख रही हूँ कि हर कॉलेज इंडिया का और इंटरनेशनल का अब इस पे एम्फोसिस कर रहा है और बहुत तो लोग चलिए इसको यहाँ पे लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और जितना ज़रूरी है अपने आप को व्यस्त रखना, काम करते रहना, उतना ही ज़रूरी है कि जब तक आप 60 की उम्र तक पहुँचे, जब तक आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचें, लगे हाथों अपने फाइनेंसेस को भी आप ध्यान में रखें ताकि 60 के बाद आपको ऐसी कोई नौकरी ना करनी पड़े या ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, क्योंकि बाकी ज़िंदगी में आपने अब तक मेरे ख्याल से वही काम किया होगा जहाँ पर आपकी प्राथमिकता शायद पैसा रही होगी या आपके ऊपर जो आर्थिक कर्ज है उसको चुकाना रहा होगा। तो 60 जैसे कि हम रिटायरमेंट की सेकेंड इनिंग इसको बोल रहे हैं, ये सेकेंड इनिंग वाकई में सुकून भरी होनी चाहिए, बशर्ते है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और प्लानिंग से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास चर्चा में आपने शिरकत की और दर्शकों को समझाया कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए रिटायरमेंट प्लान को लेकर।